नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले की, जिसमें 33 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के अधिकतम 20% तबादले और ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के अधिकतम 10% तक ही तबादले किए जा सकेंगे। विशेष रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी में सबसे पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी तबादले 30 जून तक पूरे करने की बात कही गई है। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की रणनीति और इसके प्रभाव। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं सुभाष शिर्के। सुभाष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सुभाष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 33 अधिकारियों के यूपी में अचानक तबादले किए गए हैं, ये कोई प्रशासनिक सुधार के संकेत हैं या फिर कोई योगी जी की अपनी कोई नीति है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई ऐसे बड़े लेवल पे तबादले होते हैं, तब जो राजनेता होता है या फिर मुख्यमंत्री होता है, उसको कुछ संदेश देना होता है ब्यूरोक्रेसी को। और दूसरा, उनके लिए कुछ काम जो है वो सहज रूप से नहीं हो रहे हैं। यही कारण होता है कि इतने बड़े पैमाने पे ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली करनी पड़ती है। और अपने मनचाहे जो लोग हैं उनको उस पोस्ट पे लाना या फिर ऐसे कोई लोग हैं जिनको टेस्ट करना कि वो अगर उस पद पे रहेंगे तो शायद वो ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक बात। क्योंकि हर मुख्यमंत्री जो है वो हर किसी आईएएस अफसर को निजी तौर पे पहचानते नहीं होंगे। उनके पास जो जी। बायोडाटा आता है, उनके पास जो अब तक का उनका तजुर्बा होता है या फिर उनको जो फीडबैक आता है, फिर वो इंटेलिजेंस से हो या फिर राजनीतिक गलियारों से हो, तो उसको देखते हुए वो अफसरों को आंकता है और उस तरह से उनको एक जिम्मेदारी सौंपता है। लेकिन जब वो अफसर उस जिम्मेदारियों पर या फिर उनके आकलन पे खरा नहीं उतरता, तब फिर उनका तबादला किया जाता है। तो ऐसे में ये एक ह्यूमन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं राजनीति में, तो एक ह्यूमन मैनेजमेंट हम इसको कह सकते हैं। सर, ये जो तबादला नीति है 2024-25, इसमें किन अधिकारियों को तबादले के तहत प्राथमिकता दी गई है? देखिए, इतनी यानी लोकल लेवल पे तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि इसमें इतने बड़े फेर बदलाव की वजह यही होता है कि एक ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना। और ये मैसेज जो है वो यही होता है कि आप अच्छी तरह से काम कीजिए, नहीं तो आप कहीं पे भी फेंके जा सकते हैं। तो हमेशा ये होता है कि आईएएस अफसर जो खुद को भगवान समझते हैं और एक तरह से वो अपने मन मर्जी के मुताबिक अपने डिपार्टमेंट को चलाते हैं। कई बार वो अनदेखी करते हैं पॉलिटिकल जो उनको डिक्टेट किया जाता है या उनको जो अपेक्षाएं राजनीति करने वाले नेताओं से मिलती है उनको, वो कभी कभार उनको रेड फाइल में फंसा देते हैं, कभी कभार नियमों के जालों में उलझा देते हैं। फिर ऐसे अधिकारियों को आहिस्ता से बाजू में करना और फिर वहां से अपने काम को निकालना, ये एक मंजे हुए राजनेता करते हैं। और यही मुझे लगता है कि 2027 में अभी चुनाव है तो यूपी का, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ इनको अभी ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना होगा। कई ऐसे काम कर रहे हैं उनको होंगे जो उनको फिर एक बार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में उनको वो मनोनीत करे लोग। इसके लिए वो कोशिश करेंगे और यही कारण है कि ये तबादला जो है वो एक उस तरफ का उठाया हुआ कदम हम देख सकते हैं। सुभाष जी, थोड़ा इस चीज को बताइएगा विस्तार से कि इसकी जो तबादला नीति बनाई गई है 2024-25, इससे क्या कर्मचारियों के या अधिकारियों के कार्य क्षमता में भी कोई वृद्धि मिलेगी? इस प्रकार के कोई संकेत है या कोई रिजल्ट सामने आने की उम्मीद है इससे कुछ? देखिए, आईएएस अफसर और बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रमोटी होते हैं, उनका एक अपना काम करने का तरीका होता है और ऐसे में वो वही करते हैं जो उनको करने के लिए बाध्य किया जाए। और कई सारे अफसर जो होते हैं वो उनको बाकी सारे जो एस्पेक्ट है वो ध्यान में रखते हैं, जैसे उनकी फैमिली, वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनका हम्म। गृह जिला है कि नहीं, ये सारी और उनका मनपसंद काम करने का उनको डिपार्टमेंट मिला है या नहीं। तो ऐसे में अगर ज्यादातर जो मलाईदार डिपार्टमेंट है वहां पे लोग ज्यादा जाना चाहते हैं और सब लोग वहां ठीक पे है। तो जा ही नहीं सकते। तो ऐसे में अपने जो भी पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फिर वो आगे करते हैं। लेकिन जब योगी जी ऐसे लोगों को मानते नहीं है,
या राजनीतिक सलाहों पे विश्वास नहीं रखते, तो फिर ये लोग जो है अफसर जो है वो दुखी हो जाते हैं और ऐसे में वो कई तरह से बहाने ढूंढते हैं और मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको तबादले का सामना करना पड़ेगा। तो अफसर जो होता है वो एक 45 या साल के बाद वो स्टेटस को में रहता है, तो वो ज्यादा तबादला नहीं चाहता। तो ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जिससे तहत कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो तेज गति से चले और लोगों के काम अच्छी तरह से हो जाए। तो जी अभी जो तबादले हुए हैं, जो नीति बनाई गई है, बेशक से वो बोलेंगे कि कार्य क्षमता में जो है कार्य क्षमता बढ़ेगी, बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा, जनता को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राज्य का विकास होगा। लेकिन जो तबादले हुए हैं, क्या ये पारदर्शी और निष्पक्ष लगते हैं आपको? नहीं, देखिए इसमें पारदर्शी और निष्पक्षता तो आप जिस एंगल से वो देखते हैं उसको लेकर है। उसमें उन्होंने ये जो कहा है कि 20% ऑफिसर्स जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी और 10% अफसर जो है ग्रुप सी और डी के होंगे जो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ज्यादा बड़े पैमानों पे उन्होंने जो पॉलिसी है वो बड़े पैमाने पे ट्रांसफर होना ये नहीं उन्होंने किया है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि आप ट्रांसफर के लिए तैयार रहिए। तो ट्रांसफर का एक दौर दिखाना, ट्रांसफर का एक हथियार जैसा यूज करना, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा हथियार राजनेताओं के सामने होता है और तबादले में पैसे के भी लेन देन होता है कई जगह पे। कई जगह पे सिफारिशें भी चलती है। तो ऐसे में ये जो परसेंटेज का जो उन्होंने आंकड़ा डाला है या फिर उनकी मर्यादा जो डाली है, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने में तो तबादले इतने तौर पे नहीं होंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को एक दिशा देने के लिए और फिर थोड़ा-सा उनमें धौंस रखने के लिए ये उन्होंने किया है। सर, ये जो नीति है थोड़ा-सा बताएँगे कि हमारे जो दर्शक भी समझ पाएँ कि पहले क्या सिस्टम था, उस नीति से भी एकदम से क्या आपस से पुराने सिस्टम में और जो नया सिस्टम आएगा उसमें क्या फेरबदल हो जाएगा? देखिए, पहले ऐसी कोई नीति नहीं थी कि जिसमें फलाना परसेंटेज अफसरों की तबादले होंगे या जैसे कैटेगरीज़ वाइज़ किया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे कैटेगरीज़ वाइज़ वाला तो सिस्टम नहीं था। मायावती जी के ज़माने में हमने देखा कि मास ट्रांसफर होते थे। जो उनको हुँ, लगता था कि अफसर ठीक नहीं है, उनका तुरंत तबादला होता था। तो उसमें कोई परसेंटेज वाइज़ कोई हिसाब ही नहीं था। और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी के ज़माने में भी यही सिस्टम चल चल रहा था कि जो मनमर्जी आए वो अफसर बदल जाता था। तो मुझे लगता है कि एक कुछ हद तक एक पॉलिसी तय करने की कोशिश यहाँ पे योगी आदित्यनाथ इन्होंने की है और वो एक तरह से अच्छी भी है अफसरों के लिए भी। सर, ये जो नीति है जैसा आपने बोला कि अच्छी भी है अफसरों के लिए, लेकिन क्या बताएँ कि जो नीति आई है, क्या अधिकारियों को अंदर से कर्मचारियों को संतुष्ट कर रही है, उनको बेहतर लग रही है? पहले से जो वर्तमान सिस्टम है, नया सिस्टम आएगा, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा? उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बोला है कि 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हुँ, हुँ। और 100 जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे जो वैकेंट पोज़ीशंस है, यहाँ पे जो खाली पद है, उसको भरने के लिए इस कोशिश की जाएगी। ये जो उन्होंने एक कंडीशन वहाँ पे डाली है इस पॉलिसी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि होता ये है कि जो अनडेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे बाबू लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, लोगों से ज़्यादा मिलना पड़ता है और एक चैलेंज लेना पड़ता हुँ, है। तो ठीक बात। जो नए-नए अफ़सर्स जो होते हैं, जो पहले 5 साल में उनको पूरा विश्व बदलने की तमन्ना रहती है, लेकिन बाद में पॉलिटिकल प्रेशर्स, बाकी पीयर्स प्रेशर्स, ये सब उनके ऊपर आ जाता है तो फिर वो बाबू जो है, जो कभी विश्व बदलने निकला था, वो ठंडा पड़ जाता है। बाद में उसको ठीक अपने घर की भी चीज़ें पता चल जाती है कि दाल-आटे का भाव क्या है। तो ज़ाहिर है कि एक स्टेटस को में अफ़सर्स आ जाते हैं, तो इसलिए वो ऐसे अनडेवलप्ड जगह पे वो नहीं जाना चाहते, जहाँ पे चैलेंजिंग पोस्टिंग है, वहाँ पे नहीं जाना चाहते और कई सारे जो अच्छे अफ़सर्स हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे नाम के आईएएस अफ़सर हैं, उनकी तो अब तक 22 बार तबादले हुए हैं और खेमका जो थे हरियाणा हुँ, के, हुँ, उनकी तो बहुत चर्चा हो हुँ। गई, लेकिन हमारे मुंडे साहब की तो बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। तो वो जहाँ पे भी जाते हैं वो बिल्कुल कड़ाई से वहाँ पे कानून का पालन करते हैं। तो ऐसे लोग होने चाहिए डेवलपमेंट
सेक्टर में और जहाँ पे अनडेवलप्ड एरिया है वहाँ पे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हम देखते हैं कि जो इस तरह के चैलेंजेस पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो ये इन्होंने एक तरह से मैसेज भी दिया है कि आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा और ये जो डेवलपमेंट का काम जो है वो जी जान से करना पड़ेगा। सुभाष जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस रिफॉर्म के नाम पे एक पॉलिसी बनाई थी, एक आदेश दिया था और जिसके अंदर कहा गया था कि जो भी सेंसिटिव पोस्ट होते हैं, खासकर जनता से जुड़े हुए जैसे डीजीपी का हो गया, डीजीपी के अगर उनका समय कम बच रहा है वो एक अलग बात है। डीजीपी हो गया, डीआईजी हो गया या एसएचओ हो गए, तो उनका तबादला जो है 3 साल से पहले नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियां ना हो। जैसे कि साबित हो जाए भ्रष्टाचार है या पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मकसद ये था सुप्रीम कोर्ट का कि जब एक अधिकारी को पता है कि मैं 3 साल तक यहाँ रहूंगा तो वो खुल के काम करेगा, उन नेताओं के दबाव में भी कम आएगा। तो क्या हमारे जो प्रशासनिक ये क्षेत्र है जिसमें हम पुलिस को अलग कर दें, अधिकारियों का हो गया या कर्मचारियों का हो गया, बाबुओं का हो गया, तो बाबू को तो चलो छोड़िए, अगर हम अधिकारियों की भी बात करें तो क्या इनको अभी 2 साल या 3 साल टेन्योर इनका फिक्स करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि जब टेन्योर फिक्स हो जाता है तो अफ़सर को एक अंदेशा आ जाता है, अंदाज़ आ जाता है कि उसको काम क्या करना है। क्योंकि कोई भी अफ़सर नई नई पोस्ट पे चला जाता है तो पहले 6 महीने उसको समझ में नहीं लगता है कि वो क्या क्या वहाँ पे उसके लिए चैलेंजेस हैं। और जब तक वो समझ जाता है कुछ काम करने की सिचुएशन में और 6 महीने बाद वो आता है, तब तक उसका तबादला अगर हो जाता है, तो नए सिरे से जो अफ़सर है उसको फिर वो चीज़ें समझने के लिए और समय वो उसको लगता है। तो ऐसे में जो एक दिशा देना होता है डिपार्टमेंट को, या जो भी उस डिपार्टमेंट की योजनाएं होती है उनको कारगर तरीके से चलाना है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें फिर बाधा आ जाती है। और हम देखते हैं कि मैं जैसे मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो एक डिविजनल कमिश्नर थे और डिविजनल कमिश्नर में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें जो टारगेट दिया गया था वो पिछले 3 साल से वो उसको यानी मीट नहीं हो रहा था, उसको छू नहीं रहा था कोई डिपार्टमेंट उस टारगेट को। तो उन्होंने एक एसओपी बनाया और 6 महीने के अंदर उन्होंने दुगना आवास यानी जो टारगेट था उससे दुगना काम उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद ऐसे अफसर वो तुरंत उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में बुलाया गया, क्योंकि वो रिजल्ट देने वाला आदमी है। तो एक 3 साल का अगर उनके पास मियाद रहती या उनका टेन्योर रहता वहां पे, तो और कुछ अच्छे काम जनता के लिए वो कर सकते थे। हालांकि राजनेताओं के पास जाके वो राजनेताओं के जो काम है वो तो करेंगे ही, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन धड़ल्ले से वो करेंगे, लेकिन जो आम आदमी पे असर जिन योजनाओं का होता है वो योजनाएं कारगर तरीके से हो और जिससे जिसके हम कहते हैं कि लोगों के जीवन में खुशहाली पैदा हो, इस तरह का जो काम होता है। सरकार की कई सारी अच्छी योजनाएं रहती है, लेकिन उसका जो लाभ है वो अंतिम लोगों तक नहीं पहुंचता। और यही कारण है कि अफसरों का एक ये होना चाहिए, उसूल होना चाहिए कि ये काम जल्द से जल्द हो और लोगों को वो उसका लाभ जो है वो मिले। लेकिन उसके लिए उस अफसर को, जो अच्छा अफसर है, उसको 3 साल वहां पे रहना चाहिए। लेकिन ऐसे भी अफसर होते हैं कि जो दिन काटने के लिए वहां पे आ जाते हैं, उनके लिए फिर कठिनाई होगी। लेकिन उनके लिए और भी जरिया है कि वो सिफारिश लेके कहीं पे भी जा सकते हैं, या फिर बाकी और उनके बहाने कई होते हैं अफसरों को। लेकिन अच्छा काम करने वाले अफसरों के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको तुकाराम मुंडे आईएएस अफसर उनका उदाहरण दिया कि 3 साल अगर वो एक जगह पे रहेंगे तो जरूर कुछ वहां पे वो अच्छा काम कर पाएंगे, जो लोगों को अपेक्षा है, जिसकी राजनेताओं को अपेक्षा शायद नहीं रहेगी। सुभाष जी, जी। जो इसमें एक संख्या परसेंटेज सीमित किया गया, तय किया गया है, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, चाहे वो 50% है, लेकिन जितना कम किया जाता है उतना जो है ना एक जो शंकुए पर जाके कोने में जाके कम होता चला जाता है। तो ये कह लीजिए कि जो अधिकारियों के ज्यादा तबादले होते हैं, मलाईदार पद लोग चपाना चाहते हैं, लेकिन जब सीमित संख्या में तबादलों की बात होगी तो उसके लिए तो मलाईदार पदों पे और जो भ्रष्टाचार है और बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी तबादला करने वाले को योगी आपने सबसे पहले यही बोला था कि जो मुख्यमंत्री है उनको तो ये नहीं पता होता कि कौन आईएएस ऑफिसर हमारा कैसा है कैसा नहीं। उनके पास तो एक लिस्ट आती है, उसके बाद उनकी सिफारिश आती है कि भाई बहुत अच्छा है, या फिर कोई कहता नहीं हमारा खास है और ये हमारे साथ इनकी कंसेंट बनी रहती है, हमारा काम सुचारू चलेगा। तो ये भी मंत्रियों की सुननी पड़ती है, विधायकों की भी सुननी पड़ती है। लेकिन क्या अगर संख्या सीमित कर दी जाएगी तो क्या हम ये बोले कि मलाईदार पदों पर पाने वालों के लिए भ्रष्टाचार और उसका जो रेट है वो नहीं बढ़ जाएगा?
देखिए योगी जी ने ये जो नीति लाई है, पॉलिसी लाई है, कुछ सोच समझ के लाई होगी। उनके पीछे उनका कोई थॉट प्रोसेस होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं तो फिर 50% वो लोगों का तबादला हो गया ऐसा उन्होंने वहां पे लिखा होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि उनको उन अफसरों को प्रोटेक्ट करना है जो अच्छा काम करते हैं, मेरा जो आकलन है उसमें। तो इसलिए उन्होंने 20% सिर्फ ए एंड बी का कैटेगरी के लिए रखा है और डी कैटेगरी के लिए 10% रखा है। तो सी और डी कैटेगरी के जो अफसर होते हैं, जो यानी मिडिल ऑर्डर के अफसर होते हैं, उनका काम सिर्फ फाइल यहाँ वहाँ करना होता है, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले ए एंड बी ग्रेड के अफसर्स होते हैं, उनको उन्होंने ज्यादा ये कहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, तो आपका तबादला होगा, और अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको उस पद पर बने रहने की आपकी जो यानी टेन्योर जो आपका है वो हम फिक्स करेंगे। तो एक तरह से कैंडी और स्टिक जो अंग्रेजी में कहते हैं, कि एक तरह से उनको उन्होंने लाठी भी दिखाई है और दूसरी तरह से उनको एक उन्होंने ये भी किया है कि आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको अच्छा भी यानी उसका फल भी जो है वो भी देना पड़ेगा। अब आपसे सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि 30 जून तक जो ये तबादला नीति 2024-25 है उसको अंजाम देना है, उसको पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। क्या 30 जून तक जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी तबादले क्या पूरे हो पाएंगे 30 जून तक? बहुत कम समय है। 2 महीने का वक्त उन्होंने लिया है। हालांकि अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी सरकारी महकमों में किसी भी राज्यों के इसी जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तभी तबादले होते हैं, और इसके पीछे कारण भी ये है कि अफसरों को जो उनके बच्चे हैं उनका दाखिला करना वगैरह, एडमिशन करवाना स्कूल के लिए या फिर बाकी चीजें करना, ये आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले से ही ये तय था कि कितने अफसरों को तबादले होने हैं, ये तो तय होता ही है। सिर्फ उसमें ये है कि छांटना उनको है कि कितने छांटेंगे और कहाँ पे उनको बिठाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके पहले का जो उनका तजुर्बा है, इसके पहले का जो उनका काम है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देखा जाएगा और उसके तहत ये ट्रांसफर जो है वो होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने तो बहुत है अफसरों के लिए। ठीक बात है, क्योंकि 2 महीने तक तो जो छुट्टियां हैं, जितनी बच्चों की हैं तब छुट्टियां स्कूल की, उन लोगों के पेरेंट्स का तबादले होते हैं एक जिले से दूसरे जिले के लिए, तो वहाँ पे एडमिशंस का भी वो प्रोसेस अपना बच्चे देख लेते हैं, पेरेंट्स भी देख लेते हैं। सुभाष जी, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।